हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है लास्ट, वो कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। और इसके बाद फाइनली हमारा क्वांटम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हमने वीडियो के साथ साथ किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते रहेंगे बीच बीच में। जैसे हमने दिसंबर 2019 वाले कर लिए, फिर अब करेंगे हम जून 2019 वाले क्वांटम के क्वेश्चंस। ऐसे चलता रहेगा प्रीवियस ईयर वाले तो। और जो बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की पीडीएफ वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, ठीक है। और बाकी जो डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, नहीं है। तो कोई भी फंक्शन एक्सेप्टेबल होने के लिए 2-3 कंडीशंस हैं, वो फॉलो होनी चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टू बिकम एन वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल, it would follow following conditions. फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इट मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो या तो जीरो हो जाएगा या वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ना तो जीरो और ना ही इन्फिनिटी अलाउड होता। हम अभी करेंगे वो वाली कंडीशन भी। अदरवाइज इफ इट इज इनफाइनाइट, देन normalized wave function becomes zero और infinite। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। जो वेव फंक्शन है ना, फर्स्ट कंडीशन यही है कि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। कभी भी बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री है उस पे या फिर बाउंड्री के बीच में, कभी भी ना तो बाउंड्री पे ना बाउंड्री के बीच में कभी भी वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो गया तो वो वेव फंक्शन अलाउड नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, e की पावर x और लिमिट दे रखी है हमें 0 टू इंफिनिटी। क्या ये अलाउड है? तो देखो, पहले बाउंड्री या बाउंड्री के बीच में कहीं भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम e की पावर 0 पुट करें तो वो तो इनफाइनाइट नहीं बनता, 1 बनता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। e की पावर इंफिनिटी करें तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वेव फंक्शन अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो, इसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 0 भी नहीं आना चाहिए और इनफाइनाइट भी नहीं आना चाहिए। तो इसका नॉर्मलाइज हम कैसे करेंगे, e raised to the power x into e raised to the power x dx। लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी, e raised to the power 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x बाय 2, 1/2 कॉमन, e की पावर इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो
ये इनफाइनाइट आया तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है कि जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट करके, रेसिप्रोकल करके रूट कर दो, दैट इज 0। ठीक है, तो 0 आ गया तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 0 अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि वेव फंक्शन हम क्या लिखेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन e raised to the power x। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, 0 e की पावर x, दैट इज 0, डज नॉट अलाउ। तो इसका मतलब हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इससे भी। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, और जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो 0 या इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - x, और हमें जो लिमिट गिवन है वो -1 to +1। इसका मतलब हमें -1 जो बाउंड्री है इसकी, उसमें भी ये फाइनाइट होना चाहिए। तो -1 पुट करें अगर हम x की जगह, तो ये तो इनफाइनाइट नहीं आएगा, लेकिन +1 पुट करें तो ये आ जाएगा इंफिनिटी। दैट इज दिस फंक्शन इज ऑल्सो अनअक्सेप्टेबल। आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। e raised to the power x² और लिमिट है -∞ टू +∞। आप खुद चेक करिए एक बार। e raised to the power x² -∞ टू +∞। वीडियो पॉज करके एक बार चेक करो, बिल्कुल इजी है। तो लिमिट पुट करेंगे -∞ का स्क्वायर, e raised to the power इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट। दैट इज ये वेव फंक्शन भी अनअक्सेप्टेबल है। ठीक है, लिमिट में या फिर लिमिट के बीच में कहीं पे भी वेव फंक्शन फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/x एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और लिमिट गिवन है हमारे पास -∞ टू +∞। तो 1/∞, देखो अब तुम लिमिट पुट करोगे तो 1/-∞ भी 0 होता है, 1/∞ भी 0 होता है। मतलब ये बाउंड्री पे तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी कहीं पे भी तो बीच में 0 भी आता है, तो 1/0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ये कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेव फंक्शन अनअक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो आपने कहीं पढ़ रखा होगा कि हाइपरबोलिक आ जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ऐसे है ना, लेकिन वो हमेशा नहीं लगता, वो हाइड्रोजन एटम में लगेगा, वो मैं भी बताऊंगी। अब यहाँ पे हमें चेक करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या होता है, देखो इसको हम यूं लिख सकते हैं, e raised to the power x माइनस e raised to the power -x/2। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, और इसमें जो हमें लिमिट गिवन है वो है 0 टू इंफिनिटी। अब तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पता चलेगी हमें। तो एक बार 0 पुट करो, एक बार इंफिनिटी पुट करो। 0 पुट करते हैं तो e raised to the power 0 माइनस e raised to the power -0/2। तो ये तो 0 आ गया, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफिनिटी पुट करें तो e raised to the power इंफिनिटी -∞/2, ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। e raised to the power -∞ क्या होता है, 0। देखो e raised to the power इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, e raised to the power -∞ क्या होता है, 0। तो -0/2, तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी अनअक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है,
हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और जो लिमिट है वो है -a2 प्लस a। खुद चेक करो, बिल्कुल इजी है। अगर हम -a पुट करते हैं तो -a स्क्वेयर अपॉन -a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, दैट इज 1/0, दैट इज मतलब a स्क्वेयर बाय 0, दैट इज इंफिनिटी। तो ये भी अलाउड नहीं है, अनअक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x e की पावर -x, और जो लिमिट गिवन है वो है 0 टू इंफिनिटी। ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा होगा आपको। हाइड्रोजन एटम के इंट्रोडक्शन में हमने वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। ये कुछ वैसा सा ही है। देखो हमने पढ़ा था कि क्या होता था रेडियल पार्ट, 2zr by na0 raised to the power l e raised to the power -zr upon na0। तो ये p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, कुछ ऐसा। क्या होता था p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, r e raised to the power -r by 2a0। अगर हम 2p ऑर्बिटल की बात करें तो ये वाला वेव फंक्शन था। तो है तो ये ऐसा ही, a0 0 हो गया होगा, ठीक है। तो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है, अगर ये इसके जैसा है तो अलाउड ही होगा। वैसे करके भी देख सकते हो, यहाँ पे पुट करो 0 e raised to the power -0, दैट इज 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से तो अलाउड है। इंफिनिटी पुट करें e raised to the power -इंफिनिटी, तो हमें पता है e raised to the power -इंफिनिटी क्या होता है, 0। 0 को भी इसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से अलाउड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x raised to the power -1 e raised to the power x। x raised to the power -1 e raised to the power x, और लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। तो क्या होगा, सीधा ही पता चल रहा है वैसे तो देखते ही कि 0 इंटू e raised to the power 0, दैट इज 0। तो ये अलाउड है। यहाँ से इंफिनिटी पुट करें, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं e raised to the power x by x। अब पुट करो 0 पुट करो, e raised to the power 0 by 0, दैट इज इनफाइनाइट, तो अनअक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा e raised to the power -2x sin हाइपरबोलिक x। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और मतलब और ये खुद करना है। देखो साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, e raised to the power x माइनस e raised to the power -x by 2, और इसकी क्या e raised to the power -2x। अब तो आराम से हो जाएगा। इसका एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस टाइप का एक और कर लेते हैं, फिर हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x स्क्वेयर e raised to the power -बीटा x स्क्वेयर, ठीक है। और लिमिट दे रखी है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो पुट कर दो -इंफिनिटी का स्क्वायर e raised to the power बीटा इंफिनिटी का स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो इनफाइनाइट इनटू e raised to the power -इंफिनिटी 0, दैट इज 0। तो ये एक्सेप्टेबल, चाहे -इंफिनिटी पुट करो चाहे प्लस, तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाला वेव फंक्शन कैसा है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये हमने एक तरीका देख लिया। हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, कि फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड।
का मतलब क्या है कि अगर हमने वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करी, मतलब x की कुछ वैल्यू पुट करी और फंक्शन हमें, मतलब वेरिएबल की हमने एक वैल्यू पुट करी और फंक्शन हमें दो या दो से ज्यादा वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अलाउड नहीं है, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। वेरिएबल की चाहे तुम कितनी भी, जैसे वेरिएबल की हमने एक वन वैल्यू पुट करी, ठीक है, एक्स की जगह, तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो सिंगल मिलनी चाहिए। अगर दो मिल रही है तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन नॉट अलाउड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि फंक्शन हमें गिवन है √x, ठीक है, और लिमिट क्या है -1 to +1। तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो √1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी, ठीक है। देखो हमने क्या किया, वेरिएबल की एक वैल्यू पुट की और जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली वो 2 मिली, तो इसका मतलब ये वेव फंक्शन मल्टी वैल्यूड है। वेरिएबल की चाहे तुम दो वैल्यू, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगी वो वाला, मतलब वेरिएबल की हमने एक वैल्यू पुट करी और फंक्शन की हमें 2 वैल्यू मिली जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 वैल्यू मिल गए, इसका मतलब ये है कि सेम रीजन के अंदर उस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 2 बार है, ठीक है, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब वो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनअक्सेप्टेबल। एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ये क्या, इट इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये अनअक्सेप्टेबल, ठीक है। जैसे एक ग्राफ से समझते हैं, एस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें लिमिट्स दे रखी हैं, वैल्यूज 1 2 3 4, यहाँ पे वेव फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम ये वेरिएबल्स हैं, अगर हमने थर्ड वाले वेरिएबल पे देखें तो इस पे वेव फंक्शन की देखो कितनी वैल्यूज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब एक वेरिएबल पे 3 वेव फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब ये तो मल्टी वैल्यूड है, जैसे 2 पे तो नहीं, 4 पे भी, ठीक है। तो एक वेरिएबल पे एक से ज्यादा वैल्यूज आते ही वो नॉट अलाउड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी मल्टी वैल्यूड है और अनअक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, देखो मल्टी वैल्यूड आने का मतलब क्या होता है, इफ इट इज मल्टी वैल्यूड दैट मीन्स multi-valued, that means we get more than one result. अगर हमें रिजल्ट ज्यादा मिले, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी of observable or probability in the same region, तो वो not allowed हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन इनवर्स x एक्सेप्टेबल होना चाहिए या नॉट, साइन इनवर्स x, लिमिट गिवन है -1 to +1। तो देखो अगर हम साइन 1 पुट करते हैं, साइन इनवर्स 1, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो 1 कहां पे होता है, साइन π/2 पे, ठीक है। क्या और भी जगह होता है, ऑब्वियसली। देखो साइन इनवर्स स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम में मैंने साइन का और कोस का ग्राफ बनवाया था, उससे इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पे वैल्यूज होंगी।
तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये होता है साइन का ग्राफ, यहाँ पे 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, ऐसे चलता है 6, 7, 8, 9π/2। तो ये वैल्यू होती है +1, ये 0 और ये -1। तो देखो +1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, π/2 पे, 5π/2 पे, 9π/2 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू π/2 भी हो सकती है, 5π/2 भी, 9π/2 भी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमने वेरिएबल की एक वैल्यू पुट की और हमारे पास इतने सारे फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये मल्टी वैल्यूड है, तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। समझ आया ना? मतलब वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करके इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। जैसे इसके बीच की कोई लिमिट पुट करो, 0 पुट करते हैं इसके बीच का, तो 0 पुट करेंगे और साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है, देखो यहीं से पता चल रहा है। एक तो 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2π, nπ पे होता है, 3π एंड सो ऑन। तो मतलब हमने एक वैल्यू पुट करी और फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज मिली, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखो अगर हम वेरिएबल की 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं और फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है दोनों वेरिएबल पुट करने पे, तो वो अलाउड है। अब कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो वेरिएबल की चाहे तुम कितनी भी पुट कर लो, लेकिन फंक्शन की एक ही आनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, बीटा बाय पाई raised to the power 1/4 e raised to the power minus बीटा x²/2 किसका फंक्शन है? ये याद हो गया होगा, SHO का, ग्राउंड स्टेट का फंक्शन दे रखा है। देखो इसमें अगर हम पुट करें -1 2 +1, तो क्या ये अलाउड होगा? तो देखो चाहे इसमें तुम -1 पुट करो चाहे +1, एक ही वैल्यू आएगी, -1 का स्क्वायर/2 सेम ही आनी है, चाहे -1 पुट करें चाहे +1। तो देखो वेव फंक्शन की तो एक ही वैल्यू आई ना, वेरिएबल चाहे तुमने 2 अलग अलग पुट करे, तो ये क्या है? अलाउड है। कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज। क्या मतलब? देखो वेरिएबल कैन हैव multi-valued, can be multi-valued, but function should be, must be single valued। ठीक है, यही बात थी मेन समझने की। तो अब हम, ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हुई, सेकंड कंडीशन। अब हम थर्ड कंडीशन करते हैं। अब हमारी थर्ड कंडीशन है फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, दैट इज फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। इसका मतलब है जो उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा वो या तो 0 या इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही है कि फंक्शन must be normalizable। That means अब ये normalizable कब होगा? It is normalizable when कैसे करते हैं? साई स्टार साई डीटो, इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, ना तो इंफिनिटी और ना ही 0, ये नहीं आनी चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो वो नॉर्मलाइजेबल है। देखो नॉर्मलाइज इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कैसे लिख सकते हैं, दैट इज
इट इज स्क्वायर इंटीग्रेबल। इसका मतलब ये है कि फंक्शन को स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन फाइनाइट आना चाहिए, तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो इसको वैसे तो डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं, इससे करके देखते हैं। e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर dx माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैंने आपको एसएचओ में बताया था कि ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए कोई x रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर dx और लिमिट हो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एसएचओ के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ये गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन देखो, अगर n की वैल्यू ओड है तो ये होता है 0। अगर इवन है n की वैल्यू तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, गामा n प्लस 1/2 अपॉन बीटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2। आता होगा आपको अगर आपने एसएचओ वाला लेक्चर देखा है। ठीक है, कि एक आधा लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं है, हमारा क्वांटम का क्वेश्चन वैसे भी नहीं होना। अगर करनी है तो पूरी करो क्वांटम। ठीक है, तो अगर आपको ये आता होगा तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होता है, जो x की पावर होती है वो n होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0। और बीटा क्या है, देखो बीटा क्या होता है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो प्रेजेंट हो वो होता है बीटा, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो प्रेजेंट है दैट इज 2। इंटीग्रेशन क्या होता है, गामा n प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 अपॉन बीटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2। तो ये रूट 1 गामा 1/2 अपॉन रूट 2। गामा की वैल्यू गामा 1/2 वहीं पे बता रखे हैं मैंने गामास की वैल्यू, तो वो होता है रूट पाई बाय रूट 2। चलो जो भी वैल्यू होगी तो फाइनाइट ही, तो जो यही होती है। ठीक है, रूट पाई बाय रूट 2, तो फाइनाइट वैल्यू आई है, इसका मतलब ये अलाउड है। इनफाइनाइट या फिर 0 नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे ही आप लोग करके देखना, e रेज़ टू द पावर प्लस एक्स स्क्वायर अलाउड होता है और लिमिट यही वाली है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये आपको खुद करना है। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसकी। फंक्शन and its derivative must be continuous। देखो जैसे हम ग्राफ से समझते हैं इसको कि ये वाला ग्राफ जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसका मतलब ये अलाउड होगा। अब ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है e रेज़ टू द पावर प्लस r का। ठीक है, या प्लस x का भी देख सकते हो। ऐसे ही e रेज़ टू द पावर माइनस r का ये हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये अलाउड होगा। अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप है, तो ये नॉट अलाउड, ये अलाउड है। ठीक है, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, तो अलाउड होगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, अगर आपने फिजिकल स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उसमें आया था ये वाला ग्राफ, तो ये वाला भी कंटिन्यूअस है, तो अलाउड है। ठीक है, और x इंटू ये था एक्स स्क्वायर, ये x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स आ जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये भी अलाउड है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए।
अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें वेव फंक्शन x दे रखा है तो क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा? तो देखो x गिवन है तो हमने कहा कि वेव मतलब फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। और लिमिट माना हमें गिवन है 0 to 1, तो इसका डेरिवेटिव करो साइड डी साई बाई डी एक्स 1 आ गया, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो वेरिएबल होना चाहिए, तो कांस्टेंट अलाउड नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। तो ये नॉट अलाउड। वेरिएबल कैसा होना चाहिए? वेरी करना चाहिए, ये वेरिएबल के साथ वेरी करना चाहिए, ये तो वेरी नहीं करा, ये तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया तो मतलब ये अलाउड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर हम देखें e की एग्जांपल देखते हैं, e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, क्या ये अलाउड होगा? और लिमिट जो गिवन है वो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखो अभी तक हमने कहा कि ये भी कंटिन्यूअस होता है e की पावर माइनस एक्स, और कोस एक्स का ग्राफ भी कंटिन्यूअस आता है, तो इसका मतलब दो कंटिन्यूअस वेव फंक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये अलाउड होगा। या फिर वैसे पुट करके देख सकते, ये तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आएगा इसका, तो ये अलाउड है। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए कभी भी आ जाए, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन आपको पता ही है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो फाई होता है, एंगुलर पार्ट में फाई आता है, फाई के साथ फ्रैक्शन कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन हुआ तो वो नॉट अलाउड होगा, और फाई के साथ कभी हाइपरबोलिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जो e की पावर होती है वो प्लस r कभी नहीं होनी चाहिए, माइनस r अलाउड होती है, ठीक है। जो अभी हमने ग्राफ बनाया था e की पावर प्लस r का, हमने कहा था कि अलाउड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये अलाउड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं देखूंगी और आपको भी देखना है कि ये वाला अलाउड है तो कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में अलाउड नहीं होता, बट यहाँ पे कैसे अलाउड हो गया इस कंडीशन से, ठीक है। तो एक बार ये चेक करना है, ये श्योर नहीं है इसका, ठीक है। वैसे हमें हाइड्रोजन एटम में पक्का पता है कि e की पावर प्लस r अलाउड नहीं होता। अब हम देखते हैं जो वेव फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कभी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वेव फंक्शन साई और एक्स, ये ग्राफ गिवन है, तो कोई भी पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, तो इसका मतलब ये नॉट अलाउड, ठीक है। डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, बस इस वाले में थोड़ा सा डाउट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट, या तो एक बार हमें जून 2019 वाले क्वांटम वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।